तो आज हम लोग समझेंगे कि पंचायती राज क्या चीज़ है, आखिर इसका ज़रूरत क्यों आन पड़ा, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, रोल क्या होता है पंचायत का। जब पहले से 2 टाइप के इलेक्शन थे, एक स्टेट लेवल में और यूनियन लेवल में, तो पंचायत की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि देखिए पंचायत क्या होता है। पंचायत एक तरह का लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसका मेन एम क्या होता है। इसका मेन एम होता है कि डेमोक्रेटिक में ग्रास रूट लेवल लोगों का पार्टिसिपेट करना, ठीक है। मतलब कि एक निचले से निचले लेवल के लोगों का डेमोक्रेटिक में क्या पार्टिसिपेशन है, वो पंचायत करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज क्या होता है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ठीक। और इसका एम क्या चीज़ है, इसका मेन एम होता है कि लोगों का मतलब ग्रास रूट लेवल तक लोगों का डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेशन देना, ठीक। थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं पंचायती राज का कि मतलब ये एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। देखिए, इंडिपेंडेंट के बाद इलेक्शन तो हो रहा था स्टेट लेवल का और यूनियन लेवल का। और यूनियन और स्टेट जो होता है वो अपने निचले लेवल, ग्राम के लेवल तक, जिला के लेवल तक, ब्लॉक के लेवल तक सभी लोगों को उसके अंडर में काम करते थे कि लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो होती पॉलिसी बनाई जाती थी वह लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। हालांकि पहुंचती थी, लेकिन वो उन लोगों तक ही सीमित रह जाती थी जो एजुकेट थे, अवेयर थे, और बाकी लोग इससे डिप्राइव रह जाते थे गवर्नमेंट की पॉलिसी से। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि एक ग्रास रूट लेवल के ग्रास रूट लेवल तक हमारी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको पंचायती राज गवर्नमेंट कहा गया, ठीक है। पंचायती राज गवर्नमेंट इफेक्ट में आया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1992 में हुआ था, जिसका केवल मेन उद्देश्य क्या था कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। अभी हम लोग समझेंगे कि 73rd, 74, 1992, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सब होता क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक। अब जान लेते हैं कि पंचायत का मतलब होता क्या है। देखिए, पंचायत मतलब पंचायती राज का मतलब होता है कि रूल बाई 5। अब रूल बाई 5 क्या होता है। देखिए, रूल बाई 5 का मतलब होता है कि इसमें 5 लेवल के जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं अपने अपने मतलब कि इसमें क्या होता है कि 5 तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक होता है जैसे ग्राम लेवल का, ठीक, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं। एक होता है पंचायत समिति, एक होता है जिला परिषद, ठीक। पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल का, जिले के लेवल का, गांव के लेवल का, ऐसे ही 5 तरह के होते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंचायती राज का एवोल्यूशन कैसे आया, यह कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पैदा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले 1957 का दौर था। 1957 में एक रिकमेंडेशन आया था, किसका आया था, बलवंत राय मेहता जी का। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। इसको याद रखिएगा कि पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि पंचायत के लिए सबसे पहला कमेटी कौन सी बैठी थी, तो वो बलवंत राय मेहता जी की कमेटी थी, ठीक। अब बलवंत राय मेहता जी ने क्या रिकमेंड किया, इनकी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेयर का होना चाहिए। मतलब 3 टियर का क्या होना चाहिए, उनकी जो कमेटी ने सुझाव दिया था। अब 3 टियर में क्या होता है, देखिए 3 टियर में होगा, एक ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका, ठीक।
और ग्राम पंचायत के बाद एक होता है पंचायत समिति, सॉरी पंचायत समिति, ठीक। और एक लास्ट होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक तीसरा। तीसरा होता है कि जिले के लेवल का जिला परिषद। देखिए ये गांव के लेवल का है, और ये ब्लॉक लेवल का है, और ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल का है, ठीक। अब बलवंत राय मेहता जी के कमेटी के बाद एक और कमेटी बैठी जिसको बोलते हैं अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में आया था। अब अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला? अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि जो हम लोग का पंचायती राज सिस्टम है वो 2 टियर का होना चाहिए, ठीक। और 2 टियर का मतलब होता है कि एक जो होता है वो ग्राम लेवल का होना चाहिए, ठीक, और एक जो होता है वो जिला लेवल का होना चाहिए। ये किसने बताया? ये किसने बोला? ये बोला अशोक मेहता कमेटी ने। अब हम लोग जान लेते हैं कि पंचायत आया कब। देखिए इन दोनों लोग के कमेटी रिकमेंड करने के बाद 1992 में गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया, ठीक। एक लाया था 73rd और एक लाया 74th। अब 73rd वाले में क्या था? 73rd में क्या था कि ग्राम लेवल का पार्टिसिपेशन जो होता है गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब गांव के लेवल के निचले स्तर तक, ये था रूरल एरिया के लिए, ठीक। और 74th क्या था? ये अर्बन एरिया के लिए था, अर्बन एरिया के लिए था। अर्बन एरिया मतलब जैसे म्यूनसिपाल्टीज हो गया, ठीक है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाए गए थे। एक लाया गया था 73rd और एक दूसरा 74th। अब देखिए जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंजेस हुआ। चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस ये हुआ कि एक नया पार्ट जोड़ा गया, एक नया पार्ट आया, पार्ट 9, जिसमें क्या था? पंचायत था। पंचायत मतलब जो 73rd वाला अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, वो किस में रखा गया है? पार्ट 9। और जो 74th है वो किस पार्ट में रखा गया है? ये 9 के ही 9A में रखा गया है अलग से, ठीक। अब 1992 में 73rd और 74th 2 अमेंडमेंट के बाद एक्ट बन गए। किसके विषय में? पंचायत के बारे में। अब पंचायत के बारे में विषय बन गया, लेकिन पंचायत के लिए कोई गवर्नमेंट अलग से नहीं थी, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। तो 2004 में पंचायत के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू गवर्नमेंट न्यू मिनिस्ट्री, जिसको नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ये कब आया? 2004 में, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं कि मतलब कि जो 73rd अमेंडमेंट आया था 73rd 1992 में, वो तो पंचायत के लिए आया भी था। पूछ लेगा कि इसके अलावा इसके साथ और कौन सी नई एक्ट को जोड़ा गया था, तो जान लीजिए कि यह 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो अलग से एक रिजर्वेशन सिस्टम के लिए भी आया था। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। मतलब जो वुमेन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनके रिजर्वेशन सीट के लिए भी यह प्रावधान इसमें ऐड हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इतना आप लोग जानते रहिएगा, नहीं तो कहिए लिख लेते हैं, ठीक। आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन
ऑफ दिस सीट आर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। किस में आया था? 73rd वाले में। ठीक है, इसको याद रख के रहिएगा। अब एवोल्यूशन हो गया, पंचायत क्या होता है, क्यों आया, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था जो 1992 में आई। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा फैक्ट बात ये भी जान लेते हैं कि जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो जान लीजिए कि पंचायत का इलेक्शन सबसे पहले राजस्थान में हुए थे। ठीक, इसको याद रखे रहिएगा कि राजस्थान पहला स्टेट था जहाँ पर पंचायत का इलेक्शन हुआ था। अब राजस्थान के अलावा ये भी जान लीजिए कि जो पंचायत का इलेक्शन करवाता कौन है। तो पंचायत का इलेक्शन जान लीजिए, पंचायत चाहे ग्राम के लेवल का हो, ब्लॉक के लेवल का हो, म्यूनसिपालिटी हुई, कोई भी हुई, तो वो स्टेट कमीशन कराती है। ठीक है, कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, इसको याद रखे रहिएगा। ये तो हो गई फैक्ट की बातें। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा। हाँ, एक और चीज़ छूट गया। जो पंचायत का चुनाव होता है वो एलिजिबल कौन होता है, कितने साल की मिनिमम एज होनी चाहिए कि आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप अगर 21 साल के हैं तो आप पंचायत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के अलावा अब जान लेते हैं कि आखिर जो पंचायत होती है उनका रोल क्या है, ग्राम सभा का रोल क्या है। आप गांव में एक प्रधान को चुनते हैं, वो उन प्रधान का क्या, कहाँ तक कितना रोल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक प्रधान होता है जो ग्राम सभा का, वो इंगेज किस में हो सकता है, वो कोई भी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल का वो डिसीजन मेकिंग बना सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस विषय में, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू के बारे में, कोई पॉलिसी हो गई उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ हो गया। रेवेन्यू जनरेशन कैसे करना है। ठीक है, इन सभी के बारे में पंचायत के पास पावर होती है कि ये सब अपने तरीके से वो कर सकता है। हाँ, और वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, वो टैक्स इम्पोज कर सकता है, लेवीज लगा सकता है। ठीक है, देखिए, एक पंचायत जो होती है वो जानता है कि मैं एक टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ, इम्पोज कर सकता हूँ, प्लानिंग बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो तब भी एक यूनियन के द्वारा भेजे गए फंड का वेट करता रहता है। ये नहीं करता कि वो मतलब कि अपने लोगों के द्वारा एक फ़ंड इकट्ठा करें और उसको वेलफेयर प्रोग्राम या तो कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट कोई भी हो गया अपने ग्राम सभा के लेवल में, उस पर इन्वेस्ट करें। वो ऐसा नहीं करता, जबकि उसके पास ये पावर है। उसके पास पावर क्या क्या है, वो इम्पोज टैक्स कर सकता है, फीस लेवी, डायरेक्टली द फंड, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो तब भी यूनियन के लेवल का जो फंड होता है उसका वेट करता रहता है। अब देखिए, हमारे पास एक वर्ड आता है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन। अब स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पंचायत में क्या पावर बटी हुई है, यूनियन के पास क्या पावर है, ठीक है, स्टेट का पास क्या पावर है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप स्टेट में हैं, अगर कोई ग्राम प्रधान या तो कोई जिला परिषद के लेवल में कोई काम कर रहा है तो अब उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट के हो गए, यूनियन के हो गए, मनमानी तरीके से कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। अगर ग्राम प्रधान उसके बारे में अवेयर है तो, लेकिन तब भी सब कुछ जानते हुए भी ग्राम पंचायत जो होता है वो लोगों से ये सब नहीं करवाता, वो यूनियन का वेट करता रहता है। क्यों?
इतना सब हो जाने के बाद भी जो पंचायत आज के डाटा में केवल 1% जो होता है वो रेवेन्यू इकट्ठा की है। किसके थ्रू? टैक्स के थ्रू। जबकि उसके पास पावर है कि वो टैक्स इम्पोज कर सकता है। ठीक, वो अपने सोर्स, अब ओन सोर्स होता है, जैसे केनाल हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गई, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सेस लैंड पर, सरचार्ज, स्टैम्प ड्यूटी पर जो होता है सरचार्ज, ठीक है, टैक्स ऑन प्रोफेशन, एडवर्टीजमेंट, बहुत कुछ है, सैनिटेशन हो गया, लाइटिंग हो गया, वो बहुत तरीके से पैसा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है, लेकिन तब भी वो नहीं करता। सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत है पंचायत के पास। अब ऐसा पंचायत क्यों करती है? ऐसा पंचायत इसलिए करती है क्योंकि देखिए देखिए देयर आर सेवरल फैक्टर बिहाइंड दैट। वन ऑफ दैट फैक्टर इज इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। मतलब क्या हुआ कि देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम की है कि वो एलोकेशन होती है वो पंचायत के लेवल में वो बढ़ा दी है बहुत ही ज़्यादा। अब जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है रेवेन्यू, बहुत ही इकट्ठा ऑलरेडी है, तो ये पंचायत के लोग सोचते ही नहीं कि हम अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करें और उसको डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें या तो वेलफेयर प्रोग्राम चला दें। तो ये पंचायत सोचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आती रहती है हमेशा हर साल, तो वो इस बार 2010 के बाद से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या है की है कि वो बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू पंचायत के लेवल तक इकट्ठा कर दिया है। ये पहले क्या था कि 4,000-5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते थे यूनियन लेवल के गवर्नमेंट। अब वो जो है वो पहुंच गई है सीधे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के बीच में। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पंचायत के लेवल के लोग हैं वो अपने ओन सोर्स के बारे में सोचते नहीं कि हम कहाँ से इनकम इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास भी पावर है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, उस रेवेन्यू का हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पब्लिक सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग वे फॉरवर्ड के रूप में लिख सकते हैं कि जानते रहिए कि पंचायत का रोल क्या होता है। पंचायत का रोल मैंने बता दिया कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। टैक्स किस तरह का? प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सेस हो गया, किस पर लैंड पर, सरचार्ज हो गया, किस पर स्टैम्प ड्यूटी पर, ठीक। वो लाइटिंग, सैनिटेशन, इन सभी पर चार्ज वो इकट्ठा कर सकता है, वाटर, एडवर्टीजमेंट, ठीक, बहुत कुछ पावर होता है। तो हमारे ख्याल से इसमें कुछ और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। हाँ, हम लोग जान चुके हैं कि पंचायत का एवोल्यूशन कैसे पंचायत आया, बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर के अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद 1992 का दशक, ठीक है, जिसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और 2004 में कैसे इसका अलग से एक मंत्रालय बना। हम लोगों ने ये सभी के बारे में चर्चा किया। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।